आज की इस वीडियो में हम लोग प्राचीन भारत में शिक्षा के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी कि इस वीडियो के माध्यम से आप क्या क्या सीखेंगे, तो आप सीखेंगे कि प्राचीन भारत में एक ऐसी शिक्षा पद्धति थी, शिक्षा के क्या प्रमुख उद्देश्य थे, साथ ही साथ शिक्षा के क्या आदर्श थे एवं प्राचीन भारत में जो शिक्षा दी जाती थी उसकी क्या विशेषताएं थे। इन सारी चीज़ों को आप इस वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल आर स्टडी पे। इस यूट्यूब चैनल के इस वीडियो के माध्यम से चलिए हम सभी लोग जानते हैं प्राचीन भारत में शिक्षा। प्राचीन भारत की अगर हम बात करें तो जो चीज़ें बीत गई है वो प्राचीन हो जाती है। जैसे भारतवर्ष को अगर हम बात करें, भारतवर्ष को 3 मुख्यतः कालखंडों में विभाजित किया गया है, जिसमें से एक आ जाएंगे आपके प्राचीन भारत, दूसरे आ जाएंगे मध्यकालीन भारत और तीसरा आ जाएगा आधुनिक भारत। प्राचीन कहने का मतलब ये हो गया कि प्राचीन शब्द से हमें ये ज्ञात होता है कि वह चीज़ जो बहुत पुरानी हो चुकी हो, या फिर हम कह सकते हैं कि वह समय जो बहुत पहले बीत चुका हो उसको हम लोग प्राचीन कहते हैं। और प्राचीन भारत में शिक्षा से तात्पर्य ये हो जाएगा कि उस समय कैसे शिक्षा दी जाती थी, यानी कि हम कह सकते हैं कि वैसे शिक्षा पद्धति जो बहुत ज़माने पहले हुआ करती थी उसे हम प्राचीन शिक्षा पद्धति कहेंगे। और प्राचीन भारत में किस तरह की शिक्षा दी जाती थी, उसकी क्या खासियत थी, क्या विशेषता थी, क्या महत्व थी, इन सभी चीज़ों को आप इस वीडियो के माध्यम से बारी बारी से आगे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि प्राचीन भारत में शिक्षा कैसे दी जाती थी। तो सबसे पहले जैसे कि अभी के समय में देखेंगे आप स्कूल कॉलेज में जैसे बेंच डेस्क पे बच्चों को बैठा के डिजिटल बोर्ड के माध्यम से, ब्लैक बोर्ड के माध्यम से या फिर अन्य टीचिंग जो भी चीज़ें हैं उसके माध्यम से दी जाती है शिक्षण सहायक सामग्री के माध्यम से। तो उसी तरह से प्राचीन भारत में भी शिक्षा देने की कुछ पद्धतियाँ थी। उसमें क्या होता था कि प्राचीन भारत में यानी भारत के पुराने समय में पीछे के काल में क्या होता था कि शिक्षा के लिए गुरुकुल, मंदिर और आश्रम जैसी बहुत सारे औपचारिक व्यवस्थाएं की जाती थी, जहाँ पे बच्चों की क्या किया जाता था, शिक्षा दिया जाता था। जैसे आपने पुराने ज़माने की तस्वीर अक्सर इस तरह के देखे होंगे जिसमें एक गुरुजी बैठे रहते हैं, इनके सामने बहुत सारे शिष्य बैठे रहते हैं। तो इस तरह की जो पद्धति थी ये आपके प्राचीन शिक्षा पद्धति है, यानी कि प्राचीन भारत में इसी तरह से शिक्षा दी जाती थी। साथ ही साथ कुछ परिवार में जैसे कि वहीं पर परिवार के कुछ पुरोहित, पंडित, सन्यासी या फिर त्यौहार के मौके पर अनौपचारिक शिक्षा भी दी जाती थी। जैसे कि अब बात करेंगे कि गुरुकुल में, मंदिर में बच्चों को रोज़ जा करके देना होता है, तो इसमें एक शब्द जुड़ा है औपचारिक शिक्षा, एक आपका अनौपचारिक शिक्षा होते हैं। इसका टाइम पीरियड फिक्स होता है, स्थान फिक्स होता है, पहले से निर्धारित होता है। जो अनौपचारिक चीज़ें होती है इसका कोई भी निर्धारित नहीं होता है, इसका कोई समय निर्धारित नहीं है, कोई स्थान निर्धारित नहीं है, फिर ये बच्चों को शिक्षा दी जाती है। जैसे त्यौहार के माध्यम से भी दिया जाता था। जैसे कि मान लीजिए होली है, तो होली के बारे में पुराने जो भी इसके पीछे का जो रीज़न है, कारण है, उसको बताया जाता था। दशहरा आती है तो दशहरा में जैसे रावण के बारे में बताया जाता था, रामचंद्र जी के बारे में बताया जाता था। तो ये सारे क्या है कि आपके मौके पर, ठीक है, मौके पर बताया जाता है उस त्यौहार के अवसर पे, तो इसको बोला जाता था अनौपचारिक शिक्षा। तो इस प्रकार से प्राचीन भारत में शिक्षा दी जाती थी। अब बात करते हैं कि प्राचीन भारत में जो शिक्षा दी जाती थी इसके क्या उद्देश्य थे। हम जो भी काम करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई तो खास उद्देश्य होती है, कोई ना कोई मकसद छुपी होती है। तो जब हम प्राचीन भारत में बच्चों को शिक्षा देते थे या फिर दिया जाता था तो उसके भी कुछ खास महत्व होते थे, कुछ खास उद्देश्य होते थे। चलिए उसको एक एक करके जानते हैं। कि जैसे कि पावन एवं पवित्र भावना का विकास करना, बच्चों के अंदर क्या था कि पावन और पवित्र भावना का विकास किया जाएगा, इसके लिए शिक्षा दी जाती थी। चरित्र का निर्माण करना, ये सबसे महत्वपूर्ण पहलू है और ये आज भी सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि बच्चे में चरित्र का निर्माण होना बहुत ज़रूरी है। इसका भी निर्माण किया जाता था, ये शिक्षा की उद्देश्य थी। व्यक्तिगत विकास करना, यानी बच्चे का जो सेल्फ डेवलपमेंट है उसको सुदृढ़ करना, ये प्राचीन भारत में शिक्षा के उद्देश्य थे। नागरिक एवं सामाजिक कर्तव्यों का पालन करना, हम किसी भी समाज में रह रहे हैं, किसी भी जगह पर रह रहे हैं तो उसके नियम कानून कुछ होते हैं, उसको पालन करना, उसको जानना और अपने कर्तव्य का निर्वाह करना, ये भी हमारे शिक्षा के अंतर्गत इंक्लूड होती है। इसलिए प्राचीन भारत में नागरिक एवं सामाजिक कर्तव्य के पालन हेतु भी शिक्षा दी जाती थी। सामाजिक कुशलता को उन्नति करना भी इसका उद्देश्य था। और साथ ही साथ बात करेंगे तो राष्ट्रीय संस्कृत का संरक्षण और प्रसार करना। यहाँ पर जो संस्कृत है ना, इसको संस्कृत नहीं, आप संस्कृति पढ़िएगा, ठीक है, संस्कृति लिखा हुआ है, ये क्या है, संस्कृति। हमारे जो राष्ट्रीय संस्कृति है, सभ्यता और संस्कृति है, उसका संरक्षण करना। पहली बात क्या है कि उसको जानना, फिर संरक्षण करिएगा और साथ ही साथ उसको फैलाइए, देश विदेश में क्या करना है, उसको प्रसार करना है। तो ये भी हमारे प्राचीन भारत में शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य में से एक उद्देश्य थे। साथ ही साथ आप बात करेंगे तो प्राचीन भारत में ईश्वर भक्ति और उनकी उपासना पर बहुत अधिक बल दिया जाता था, यानी कि बच्चों को
आस्तिक बनाया जाता था। आस्तिक कहने का मतलब ईश्वर में विश्वास करने योग्य बनाया जाता था, ठीक है, यानी ईश्वर भक्ति और उपासना पे बहुत बल दिया जाता था। ये सारे कुछ हमारे प्राचीन भारत में शिक्षा के उद्देश्य थे। अब हम बात करते हैं प्राचीन भारत में शिक्षा की क्या विशेषता थी। प्राचीन भारत की जो शिक्षा पद्धति थी, शिक्षा दी जाती थी, उसकी कुछ खास विशेषताएं भी थी जो आपको यहाँ पर नीचे एक एक करके आपको हम बताएंगे, जिसमें से सबसे पहले आती है उपनयन संस्कार। उपनयन का अर्थ ही होता है समीप लाना, यानी किसी भी चीज़ को किसी के समीप ले जाते हैं तो उसको बोलते हैं उपनयन, ठीक है। और इस संस्कार में क्या होता था कि बालक को गुरु के समीप लिया जाया जाता था। जब बच्चे गुरु के समीप जाएंगे तभी तो शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे ना, इसीलिए सबसे पहला जो संस्कार होता था वह था आपका उपनयन संस्कार। इसमें बच्चों को गुरु के समीप ले जाया जाता था। उसके बाद आती है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य रहने का व्रत लिया जाता था और इसके साथ ही क्या होता था कि इसके पालन पर पूरा का पूरा जोर दिया जाता था, ठीक है। ये भी प्राचीन भारत की शिक्षा पद्धति में आते हैं, उसकी विशेषता में आती है। उसके बाद आता था कर्मकांड या फिर यजमान प्रथा। आज भी देखते हैं हमारे घर में पंडित पुरोहित आते हैं तो यजमान करके संबोधित करते हैं, ठीक है। तो ये प्रथा उसी समय से चला आ रहा है, प्राचीन भारत से ही चला आ रहा है, ये कोई नई प्रथा नहीं है। इसमें हवन मंत्र इत्यादि पर अधिक बल दिया जाता है। अब हवन कौन करवाते हैं तो पंडित पुरोहित करवाते हैं, मंत्र कौन पढ़ते हैं तो पंडित पुरोहित पढ़ते हैं। तो कर्मकांड जो भी चीज़ है ना, या फिर यजमान प्रथा, ये सारे आपके प्राचीन भारत की ही विशेषता है, प्राचीन भारत की शिक्षा की विशेषता है, सॉरी, ठीक है। अब आप बात करते हैं कि शिक्षण विधि कैसे होते थे। तो उस समय की जो शिक्षण विधि थी ना, वो मौखिक कार्य के साथ साथ लिखित कार्य पर भी बल दिया जाता था। हालांकि मौखिक बहुत ज़्यादा होता था, जैसे कि प्रश्नोत्तर, वाद विवाद, किसी भी शंका पर विचार विमर्श ये करना, तो ये सारे मौखिक ज़्यादा होते थे, ठीक है। लेकिन मौखिक के साथ साथ लिखित भी हुआ करते थे, ठीक है। तो शिक्षण विधियाँ कैसी होती थी, मौखिक और लिखित दोनों। धर्म प्रधान होना, यानी बच्चों को धार्मिक क्रिया संबंधी बहुत सारी शिक्षा दी जाती थी। उस समय धर्म को बहुत ज़्यादा मतलब प्रभावशाली माना जाता था। अन्य अन्य धर्म के लोग हैं हमारे देश में, सभी धर्म के लोग निवास करते हैं, तो भारत में सभी धर्मों की शिक्षा की व्यवस्था थी और इसमें सभी धर्मों के अलग अलग चीज़ों पर बल दिया जाता था। धार्मिक क्रियाकलापों पर उस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता था, ठीक है। तो धर्म प्रधान होना भी उसकी एक विशेषता थी। आगे की जो विशेषता है पाठ्यक्रम, बच्चों के जो पाठ्यक्रम होते थे ना, इसमें बहुत सारे विषय सम्मिलित किया जाते थे, जैसे व्याकरण, उसके बाद गणित, दर्शन, ज्योतिष, अर्थशास्त्र, कृषि, राजनीति इत्यादि अनेकों आपके यहाँ पर जो है ना पाठ्यक्रम में विषय वस्तु को सम्मिलित किया जाता था और सभी की शिक्षा दी जाती थी। बारीकी से सभी चीज़ों की, सभी टॉपिक पे अच्छे से शिक्षा दी जाती थी, ठीक है। तो ये आपके पाठ्यक्रम की विशेषता हो गई। अब शिक्षण संस्थान कहाँ पे आएंगे, तो जैसे शिक्षण संस्थान तो पहले आपने प्राचीन भारत में देख लिया कि कैसे थे, बरगद के पेड़ के नीचे या फिर किसी पीपल के पेड़ के नीचे ऐसे ही खुले वातावरण में शिक्षा दी जाती थी। साथ ही साथ ब्राह्मण शिक्षा के लिए प्रमुख संस्थान तक्षशिला, मिथिला और काशी, ये 3 जगह याद रखिए। कौन कौन सी जगह, एक है आपका तक्षशिला, दूसरा है मिथिला और तीसरा है काशी, ठीक है। ये 3 जगह पे ब्राह्मण शिक्षा के लिए बहुत ही प्रमुख संस्थान बनाए गए थे और वहाँ पर ये शिक्षा दी जाती थी। तो ये आ गई आपके शिक्षण संस्थान के बारे में। अब चलिए हम लोग बात करते हैं गुरु शिष्य संबंध। वहाँ के जो गुरु शिष्य संबंध का जो मतलब कि उस समय का जो प्रचलन था ना, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब उत्कृष्ट बोले तो महत्वपूर्ण था और बहुत ज़्यादा गुरु शिष्य के प्रति समर्पित होते थे और शिष्य गुरु के प्रति भी उतना ही समर्पित होते थे। आपने आरुणि के नाम का जो गुरु शिष्य की कहानी है वो ज़रूर आपने सुना होगा। ये इसी चीज़ को यहाँ पर क्या करती है, सत्यापित करती है, गुरु शिष्य संबंध को दर्शाती है कि कितना प्यारा रहा होगा, ठीक है। देखिए गुरु शिष्य संबंध में क्या होता था ना कि जैसे गुरु शिष्य का संबंध है उसे जैसे उसी प्रकार संबंध होता था जैसे एक पिता का पुत्र से संबंध होता है, ठीक है। छात्र गुरु को तन मन धन से सेवा करता था और गुरु भी क्या करते थे कि अपनी ज्योति से छात्रों को निस्वार्थ भाव से मार्गदर्शन करते थे। तो ये था आपका गुरु शिष्य का संबंध उस समय के लिए, जो एक विशेषता का कारण है। समापवर्तन, समापवर्तन कहने का मतलब क्या होता है ना कि किसी भी चीज़ का अंत हो जाना, जैसे किसी भी चीज़ की समाप्ति, ठीक है। समाप्ति कहने के बाद हम लोग भी पढ़ाई करते हैं तो समाप्ति होती है, दीक्षांत समारोह जैसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो उस समय बोला जाता था समापवर्तन। ये समाप्ति के बाद, शिक्षा के समाप्ति के बाद ये दिया जाता था, ठीक है, जो वर्तमान समय में दीक्षांत समारोह के रूप में भी इसको आप जानते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं भिक्षावृत्ति। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि पुराने ज़माने में जो भी शिष्य हुआ करते थे वो क्या करते थे कि कटोरा में या फिर जो भी झोला में भिक्षा पहले लाते थे, तब जाकर के उससे खाना बनता था, फिर सारे शिष्य और गुरु एक साथ बैठ करके खाना खाते थे। तो ये जो भिक्षावृत्ति है, ऐसा नहीं था कि वो वहाँ पे कृषि नहीं होती थी, गुरुजन के पास गुरुकुल में गाय नहीं रहती थी, वहाँ से दूध नहीं होती थी या फिर बहुत सारे अन्य अन्य चीज़ नहीं थे, सब कुछ था, लेकिन फिर भी बच्चों को भिक्षावृत्ति से गुजरना ही था, बच्चों को भिक्षा मांगने जाना ही था। क्यों? क्योंकि इसके पीछे का एक लॉजिक था कि इससे बच्चे क्या हो जाएंगे, विनम्र होंगे। अब झुकेगा वही जिसमें विनम्रता होगी।
तो ये बच्चे को उसी टाइम से दिया जाता था, उसी टाइम पीरियड से दिया जाता था, बच्चों को विनम्र बनाया जाता था, इसीलिए भिक्षा मांगने को लिए प्रेरित किया जाता था। ठीक है, भिक्षा वही मांग सकता है जिसके अंदर अहंकार ना हो, किसी से कोई चीज़ वही मांगेगा जिसके अंदर अहंकार ना हो। जिसके अंदर अहंकार हो कि मेरे पास सब कुछ है, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, वो किसी के सामने झुक नहीं सकता है, और ये चीज़ कहीं ना कहीं हानिकारक होते, घमंड का कारण बनते हैं। इसीलिए बच्चों को उस समय में भिक्षावृत्ति से गुजरना होता था, जो विनम्रता का प्रतीक है, विनम्रता बच्चों में लाती है और साथ ही साथ जो अहंकार को समाप्त करता था। ठीक है, तो मेरे समझ से तो भिक्षावृत्ति बहुत ही अच्छी चीज़ थी। साथ ही साथ अब बात करेंगे प्राचीन शिक्षा में जो एक हमें जो खामी दिखी, हम सबको दिखी, वो ये था कि उस समय प्राचीन भारत में जो शिक्षा दी जाती थी ना, उसमें स्त्री यानी महिलाओं के लिए शूद्र, यानी कि हम लोगों के पास 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 वर्ण के बारे में मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, वर्ण क्या होते हैं इसको आपने अगर आपने नहीं देखा है तो ये जो आई बटन दिख रहा है ना यहाँ पे, ये आई बटन, इस पर आप क्लिक करिएगा और यहाँ से वो वीडियो को देख करके 4 वर्ण के बारे में विशेष रूप से अध्ययन करिएगा, आप चीज़ों को अच्छे से समझ आइएगा। चलिए फिलहाल जानते हैं कि स्त्री और शूद्र यानी कि महिलाओं और जो निम्न जाति के थे, शूद्र वर्ण के जो भी लोग थे, उनको इस युग में यानी प्राचीन भारत में शिक्षा से वंचित किया गया था। शिक्षा का इनके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया था, इन्हें शिक्षा नहीं दी जाती थी। ठीक है, जो कि उस समय की खासियत नहीं बोल सकते, खामियां बोल सकते हैं इसके बारे में, ये विशेषता नहीं है, ये इसकी खामियां को दर्शाती है। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये था हमारे प्राचीन भारत में शिक्षा व्यवस्था कैसी थी, उसके क्या उद्देश्य थे, क्या खासियत थी, क्या विशेषता थी, इसके बारे में मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से चर्चा किया है। आने वाले जो हमारा वीडियो है वो है आपके वैदिक काल में शिक्षा, सेम इसी तरह से धमाकेदार और रोचक और महत्वपूर्ण और आपके लिए उपयोगी वीडियो होने वाला है, वैदिक काल में शिक्षा। ये सारे के सारे टॉपिक आपके बीएड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो अगले वीडियो को भी देखना ना भूलेंगे। हालांकि इस वीडियो का लिंक मैंने वैदिक काल में शिक्षा का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ से भी क्लिक करके वहाँ पर जा सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, आपको समझ में आई, नहीं समझ में आई, कितना समझ में आई, आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगर कहीं पर किसी भी तरह की कोई समस्या है तो ये बातें भी आप हमें कमेंट के माध्यम से बताना ना भूलेंगे। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल वाले आइकन को इसलिए प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि इस तरह के रोचक, महत्वपूर्ण और उपयोगी वीडियो में जब कोई भी अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो इस वीडियो में बस इतना ही था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल आर्ट स्टडी को। धन्यवाद।